के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसे आधुनिक समय में टोमेटो फ्लू का नाम मिल गया है। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये हैंड फुट माउथ डिजीज की पुरानी बीमारी है, जिसे शॉर्ट में HFMD भी कहते हैं। तो ये जो HFMD बीमारी है, ये 1 साल से लेके 10 साल के बच्चों को संक्रमित करती है। तो ये जो हैंड फुट माउथ डिजीज की बीमारी है, इसके लिए कोई भी बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई खून तपास की जरूरत नहीं है, कोई स्वैब की भी जरूरत नहीं है। ये केवल लक्षणों के आधार पर होने वाला एक डायग्नोसिस है, इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। इसलिए इसके लिए कोई विशेष प्रकार के तपास या विशेष प्रकार के टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये HFMD कोई नया इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। साल दर साल स्कूल में जाने का टाइम जब होता है, जैसे जून जुलाई अगस्त में, उस समय में ये बच्चों में होने वाला इन्फेक्शन है। आमतौर पे 1 से 10 साल के बच्चों में होने वाला ये इन्फेक्शन है, और इसके लिए कुछ वायरसेस जिम्मेदार है। ये वायरसेस की सूची आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसमें से भी कॉक्सैकी A16 और एंट्रोवायरस 71 ये कॉमन वायरसेस है, जिनके वजह से हैंड फुट माउथ डिजीज होता है। तो ये HFMD यानी कि हैंड फुट माउथ डिजीज का प्रसार माध्यम क्या है? प्रसार माध्यम है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि सांस लेते समय, बोलते समय, छींकते समय या फिर खांसते समय हम हमारे स्राव में से छोटे छोटे पानी की बूंदें छोड़ रहे होते हैं, उसे हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कहते हैं। और इसी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट में, इन्हीं पानी के बूंदों में वायरस पनपते हैं। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसे HFMD की बीमारी है, तो अगर वो खांसे, बोले, छींके या फिर नॉर्मल सांस भी ले रहा होगा, और बाजू में अगर कोई स्वस्थ बालक हो, तो उस बच्चे में ये वायरसेस जा सकते हैं। तो इस प्रकार HFMD का प्रसार होता है। इसके साथ साथ दूसरा प्रसार माध्यम है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मतलब पॉटी करने के बाद अगर बच्चा हाथ ठीक से नहीं धोए, तो वो बच्चा अपने हाथ से दूसरे अन्य बच्चों को ये इन्फेक्शन दे सकता है। इसी के साथ साथ बारिश के समय में नाले का पानी और साफ पानी में भी मिश्रण होने के चांसेस होते हैं। इसके कारण फीको ओरल कंटेमिनेशन हो जाता है। इसके वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है, और शायद इसीलिए इस बारिश में ये इन्फेक्शन का प्रमाण बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा संक्रामक शक्ति पहले हफ्ते में होती है। इसलिए जब बालक बीमार हो जाता है HFMD के कारण, तो उसे जरूर आइसोलेट करे, घर पे ही उसको आइसोलेट करके रखे। उसे स्कूल में नहीं भेजे, और घर में भी अगर दूसरे बच्चे हैं तो उनसे भी दूर रखे, ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को ना हो। तो यदि किसी कारण ये बीमार बच्चा अगर स्वस्थ बच्चे के संपर्क में आ जाए, तो उस बच्चे में भी ये सिम्टम्स 3 से 7 दिन में आ जाते हैं। ये 3 से 7 दिन का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, यानी कि उष्मायन अवधि। मतलब अगले बच्चे में 3 से 7 दिन लगेंगे। अगर उस बच्चे में वायरस आ जाता है किसी कारण, तो स्वस्थ बच्चे में 3 से 7 दिन लगेंगे ये सारे लक्षण दिखने में। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि हैंड फुट माउथ डिजीज के लक्षण कौन से हैं। हैंड फुट माउथ डिजीज में हल्का बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है। इसके अलावा हैंड फुट माउथ, ये नाम में ही जैसे सजेस्ट किया हुआ है, हाथ पैर, पैर पर और मुंह के अंदर भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो हाथ और पैर पर अक्सर धब्बे आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं। दाने पानी भरे हो सकते हैं, पस भरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन दानों में, उन धब्बों में पपड़ियां भी निकल सकती है। तो ये दानेदार, धब्बेदार और पपड़ीदार जो भी लीजन्स है, जो भी निशान है, ये हैंड फुट माउथ डिजीज के लक्षण कहलाए जाते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर भी छाले आ सकते हैं। मुंह के अंदर छालों की वजह से उन्हें पानी पीने में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो, तो शायद बच्चों को एडमिट करना पड़ सकता है, सुई से सलाइन भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो अगर खाने पीने का प्रॉब्लम आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये बच्चा घर पे मैनेज किया जा सकता है। हैंड फुट माउथ डिजीज में जैसे हाथ और पैर का उल्लेख इस नाम में है, वैसे नहीं है, ये त्वचा के कई अन्य जगहों पर भी आ सकता है। ये लक्षण पीठ पर भी दिख सकते हैं, बटक्स पर यानी कि नितंब पर भी दिख सकते हैं, कोहनी पे दिख सकते हैं, घुटने पे दिख सकते हैं, पैरों के तलवों पर, पैरों के तलवों के पीछे, हाथों के तलवों पर, हाथों के तलवों के पीछे, इन सारी जगहों पर ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब ये लक्षण देखने में जितने भीषण है, उनका उपचार उतना ही सरल है। कई बार इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपको रोग निदान पता है, तो ये ट्रीटमेंट आप घर पे बिना कुछ किए भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। हाँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप आपके डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वो बीमारी का आप एक बार निदान ले लें, उसके ऊपर उपचार ले लें। और हर बच्चा थोड़ा कस्टमाइज हो सकता है। किसी किसी को छाले ज़्यादा होते हैं, किसी किसी को धब्बे और दाने ज़्यादा रहते हैं, किसी किसी को खुजली ज़्यादा होती है, किसी किसी को गले में दर्द ज़्यादा होता है, किसी किसी को बहुत बुखार भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आप आपके डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और फिर ही उसका उपचार करें। तो ये जो भी मैंने अभी कहा कि ये जितने भी लक्षण भीषण दिखाई देते हैं,
उतना ही उसका उपचार सरल है। बुखार के लिए अक्सर पैरासीटामोल दिया जाता है, दानों के लिए कैलामिन लोशन दिया जाता है। कई बार दानों में और धब्बों में इन्फेक्शन होने के कारण वहां पर एक क्रीम लगाने को देते हैं जो एंटीबायोटिक की क्रीम होती है। इसके अलावा मुंह के छालों के लिए एक मलम दिया जाता है जिससे उनका दर्द कुछ कम हो और खाने पीने में कोई बाधा नहीं आए। इस बीमारी को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए 7 से 10 दिन लगते हैं। ये मैंने एक पेशेंट का फोटो यहाँ पर शेयर किया है, जिस समय उसको ये बीमारी हुई थी उसके फोटोग्राफ्स भी दिए है और पूरी रिकवरी करने के बाद यानी कि 10 दिन के बाद ये एक फोटो खींची हुई है वो भी है। आप देख सकते हैं कोई भी प्रकार के निशान, कोई भी प्रकार के धब्बे बचे हुए नहीं है। पूरी तरह से ये बीमारी ठीक हो जाती है और वो भी सेल्फ लिमिटिंग यानी कि कुछ किए बगैर ही वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा एकदम रेयरली यानी कि एकदम दुर्लभ सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दिल में कुछ बीमारियां हो सकती है, दिमाग में कुछ बीमारियां हो सकती है। वो मैं विस्तार पूर्वक यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका प्रमाण बहुत ही कम है, उसके बारे में अभी आप चिंता ना करें। लक्षणों के और कॉम्प्लिकेशंस के पश्चात अब समझते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और अन्य बच्चों को ये होने से रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले मतलब जिन बच्चों को भी ये बीमारी है वो अपने घर पे आइसोलेट हो जाए कम से कम 7 से 10 दिन के लिए। इसके लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लीजिए कि 7 से 10 दिन के लिए बच्चा स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाएगा। इसके अलावा इन बच्चों का जो भी मल होता है या जो भी मल विसर्जन होने के बाद जो भी पॉटी करने के बाद जो भी डायपर होता है वो अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाए। कई बार वो डिस्पोज ठीक से नहीं हो जाता या फिर पॉटी क्लीन करने के बाद हाथ ठीक से नहीं धोए जा सकते। इसके वजह से बच्चों को वापस वापस ये इन्फेक्शन होने के चांसेस है। बच्चों के हाथ अच्छे से धोए, उन्हें सैनिटाइज भी करें। बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरह मास्क पहनाएं। अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनको कंपलसरी मास्क पहनना ज़रूरी है। थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। हो सकता है कि ये डिस्टेंस रखना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चे हाथ अगर फ्रिक्वेंटली धोए और उनके हाथ अगर सैनिटाइज करे तो काफ़ी सारा इन्फेक्शन होने का चांस कम हो सकता है। इसके अलावा टॉयलेट जाने के बाद, पॉटी जाने के बाद हाथ कंपलसरी धोए, हाथ कंपलसरी सैनिटाइज करे, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा 4 से 8 हफ्ते तक ये एक्टिव वायरस मल में से यानी कि स्टूल में से पास होते हैं, यानी कि पॉटी में से बच्चे के 4 से 8 हफ्ते तक ये जीवित वायरस पास होते हैं। और अगर यही मल अगर हाथों के संपर्क में आ जाता है और अगर हाथ कंटेमिनेट हो जाता है तो फीको ओरल रूट के तहत ये इन्फेक्शन बार बार बच्चों को हो सकता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि 1 महीना खत्म होते ही ये बच्चों को फिर से इन्फेक्शन हो रहा है। इसीलिए ये इन्फेक्शन कंट्रोल होने के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स कई बार ये सारे टिप्स बराबर दे देते हैं कि हाथ धोने का कैसा है या फिर मास्क लगाना कितना कंपलसरी है या फिर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने को कहते हैं, लेकिन ये पार्ट को अक्सर मिस करते हैं। ये पॉटी करने के बाद उनका जो डायपर है वो अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए और जो भी पॉटी करने के बाद उनकी जो क्रिया है, हाथ धोने की क्रिया है, वो अच्छे से सुपरवाइज करें कि वो कैसे हाथ धो रहे हैं। उसके पश्चात वो कंपलसरी उसको सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करोगे तो संभवतः ये बीमारी के ऊपर रोकथाम हो सकती है, अन्य बच्चों को ये बीमारी नहीं होगी। इस सीजन में देख रहा हूँ कि 1 साल के भीतर और 10 साल के उपरांत भी कुछ बच्चों को ये इन्फेक्शन हो रहा है। किसी किसी बच्चों को 1 महीने में ही दूसरी बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये हाइजीन रिलेटेड है और बारिश के मौसम में कई बार पानी मिक्स हो जाता है, नाले का पानी साफ पानी मिक्स हो जाता है, तो ऐसे भी फीको ओरल रूट का कंटेमिनेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि पानी कंपलसरी उबाल के पिए। उबालना मतलब जस्ट एक उबाल आना ही काफ़ी नहीं है। उबाल आने के बाद उबाल कम से कम 20 मिनट के लिए चालू रखना, उसके बाद उसको ठंडा करके पीना। तो ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये आप मिस ना करें। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक पुरानी बीमारी है। हर साल जून जुलाई के आसपास ये बीमारी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार 60-70 की ओपीडी में कम से कम 3 से 4 केसेस देखने को मिल रहे हैं। मलेरिया और डेंगू से भी ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और इसका कारण है पर्सनल हाइजीन। अगर आप पर्सनल हाइजीन रखेंगे, आइसोलेशन रखेंगे, बच्चों को दूर रखेंगे, इन्फेक्शन होने के बाद अगर दूसरे बच्चों से दूर रखेंगे तो ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। जितना मुझे अंदाज़ा है दिवाली वेकेशन तक ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आना असंभव है, क्योंकि ये सारा मैसेज लोगों तक पहुंचना भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है एक हैवी ओपीडी में डॉक्टर ठीक से गाइड नहीं कर पाते, तो ये सारा गाइडेंस जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दिया है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और भी एक पैटर्न देखने को मिला है, जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ बच्चों को ये इन्फेक्शन दूसरी बार भी हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये पहले नहीं देखा गया, ये इस साल ही देखा जा रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि शायद कोई वेरिएंट आया हो या फिर बच्चों की प्रतिकार शक्ति कम हो गई है। ये भी देखा गया है कि सर्दी खांसी के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि और भी कुछ इन्फेक्शंस है और भी कुछ संसर्ग है जो बच्चों को हो रहे हैं और ये सब पोस्ट कोविड एरा के वजह से हो रहा है।
और इसका कारण है कोविड के समय, क्योंकि बच्चे सुरक्षित थे घर पे और अभी वो इतने सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो सारे बच्चों को मिल रहे हैं, तो ये इन्फेक्शंस कंट्रोल करने को मुश्किल हो रहा है, उनकी प्रतिकार शक्ति बनने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर हो गई है। तो कोरोना काल के बाद यानी कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरा अगला वीडियो होने वाला है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी संवेदनशील टॉपिक्स है, जैसे कि अडॉप्शन यानी कि गोद लेना, बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स है, उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हो सके तो मैं एक लॉयर को भी इस चैनल पे इनवाइट करने वाला हूँ, एक जिसके वजह से एक कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि कौन से लीगल एस्पेक्ट्स है और कौन से मेडिकल एस्पेक्ट्स है अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहे तो। इसके अलावा बहुत सारे फिल्मों में मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन मेडिकल फील्ड के बारे में दी जाती है, उसके बारे में भी एक वीडियो अलग सा बनेगा, वो एक रिव्यू की तरह होगा और वो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। तो करेंगे ना आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब? तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं बहुत ही चाव से आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि हम इस बीमारी को रोक सकेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।